हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था टियर 1 का प्री एग्ज़ाम 2021 में 2021 में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसीलिए इनके फिर से पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलने वाली है। तो एक एक करके सारे वर्ड्स को, क्वेश्चंस आंसर्स को समझते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है क्या होता है। एक एक सेंटेंस लिखा होता है और उसकी जो मीनिंग होती है, उसकी मीनिंग से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ वर्ड, जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो, वही वर्ड आपको सिलेक्ट करना होता है। एक क्वेश्चन होता है, चार जनरली आमतौर पर चार उसके ऑप्शंस होते हैं आंसर के, उन्हीं में से एक हमको चुनना होता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको अगर आपको कई बार क्या होगा कि आंसर हमको पता नहीं होता, लेकिन तो अगर चार ऑप्शंस हैं और आपको आंसर नहीं पता, तो अगर तीन ऑप्शंस की मीनिंग आपको मालूम है और आपको पता है कि ये मीनिंग नहीं है, तो आप चौथे को मीनिंग नहीं जानते हुए भी चुन सकते हैं, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरीके की बातों को समझते हुए हमको इसका आंसर देना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है टू वॉक एमलेसली। इसकी मीनिंग हिंदी में मैंने लिख दी इसके सामने। इसका मीनिंग है बिना उद्देश्य के घूमना या टहलना। अब हमको ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से वो वर्ड चुनना है जो इस मीनिंग के बिल्कुल बराबर में हो, बिल्कुल सटीक मीनिंग हो। तो ऑप्शन ए है स्लिदर, और स्लिदर का मतलब होता है सांप की तरह सरक कर चलना। तो ये हमारा मीनिंग तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है बिना उद्देश्य के घूमना या टहलना, टू वॉक एमलेसली। बी जो ऑप्शन है वो है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है हाथों और घुटनों के बल रेंगना। तो ये भी हमारी मीनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है टू वॉक एमलेसली। नंबर सी है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब है अत्यंत तीव्र गति से दौड़ना। आपने देखा होगा जो 100 मीटर की रेस होती है, उसमें लोग कितनी तेजी से दौड़ते हैं, तो उस तरीके से तेजी से दौड़ने को कहेंगे स्प्रिंट। अब जो ऑप्शन बचा हमारे पास वो है डी, और जो कि है एम्बल। अब हमको मालूम है कि ए बी और सी हमारे आंसर नहीं है, तो फिर डी ही हमारा आंसर होगा। हमको ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एम्बल की मीनिंग वही होती है, टू वॉक एमलेसली, बिना उद्देश्य के घूमना या टहलना। अब मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि एग्जाम में जो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो अब आगे भी और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा भी वर्ड फिर से रिपीट होता है क्वेश्चन में जो पहले आ चुका हो उसी दिन उसी क्वेश्चन में। जैसे हो सकता है नंबर 10 या नंबर 7 में यही क्वेश्चन फिर से आया हो, घुमा फिरा करके एक अलग तरीके से आपके सामने आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का अर्थ हम जानते हैं कि होता है भूकंप। तो भूकंप विज्ञान, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। जो ऑप्शंस हैं उसमें से पहला ऑप्शन ए है साइज्मोलॉजी। इसको छोड़ के हम अभी नीचे चलते हैं। ऑप्शन बी है जियोग्राफी, जिसको हम लोग जियोग्राफी वगैरह बोल लेते हैं, इसका सही उच्चारण है जियोग्राफी। और इसका अर्थ होता है भूगोल विज्ञान। जो भूगोल होता है वो हम जानते हैं। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स भूगोल तो नहीं हो सकता, तो बी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है टोपोग्राफी। इसको टोपोग्राफी नहीं बोल के सही उच्चारण है टोपोग्राफी, और इसका अर्थ है स्थलाकृति। किसी खास स्थल की जो हम जांच पड़ताल करते हैं, उसका जो अध्ययन होता है, उसकी स्टडी होती है, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर डी है जियोलॉजी, भू विज्ञान। इसमें किसी खास तरह की मिट्टी, खास तरह के पत्थरों का इनकी स्टडी होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन ए जो बचा हमारे पास, जो कि है साइज्मोलॉजी, यही हमारा आंसर है, ऐसा हमको मानना चाहिए, क्योंकि जो बी सी और डी है वो मैच नहीं करते हमारे आंसर से। तो इसीलिए ए हमारा इसमें आंसर होगा। नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। धीमी गति से रिलैक्स्ड तरीके से चलना। और ये देखिए, यही सेम क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, अलग तरीके से आया था। अब इस बार है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है प्रांस, जिसका मतलब है खुशी और घमंड से अकड़ कर या इतरा कर चलना। तो ये हमारी मीनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। नंबर बी जो ऑप्शन है वो स्ट्रट, जिसका मीनिंग होता है अकड़ कर चलना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नंबर सी है रॉम्प, जिसका मतलब है उछल कूद मचाना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नंबर डी है एम्बल, जिसका मतलब है बिना उद्देश्य के मंद गति से टहलना। अभी हमने नंबर 1 में किया था इसको। तो अब देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमको याद करके रखना होता है। तो वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस में जो नंबर डी जो ऑप्शन है एम्बल, वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसी की मीनिंग होती है बिना उद्देश्य के मंद गति से टहलना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम हो रहा होता है, तो जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, जो एग्जामिनीज होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, उनके ऊपर जो नजर रखे। तो
तो अब देखिए कौन कौन हो सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ए जो कि है टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षक, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर बी है इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक। निरीक्षक किसी भी चीज का निरीक्षक हो सकता है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी को छोड़ के हम नीचे चलेंगे, डी। डी ऑप्शन है एग्जामिनी यानी परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, यानी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा सी जो कि है इनविजिलेटर, और यही हमारा आंसर है। नंबर 5 है अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। मछलियों को जिस ग्लास कंटेनर में रखते हैं, अब देखिए इसकी मीनिंग आपको वैसे ही पता होगी। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमको बचपन से पता होती है, पहले से पता होती है, फिर हमको उसको तुरंत ही उसको टिक कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमको टाइम बचाना होता है। लेकिन अगर हम एक बार ऑप्शंस देख लें, तो ऑप्शन नंबर ए है बीकर, जिसका मतलब है शीशे का या कागज का कप, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर बी है वाज, जिसका मतलब है गुलदान, जिसमें वो कंटेनर जिसमें हम फूल इत्यादि रखते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी है एक्वेरियम, बाय एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि यही हमारा आंसर है, फिर भी हम नंबर डी को देख लेते हैं। नंबर डी है एट्रियम, जिसका मतलब होता है ऊंचा प्रांगण या प्लेटफॉर्म। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ा सा हॉल है, जैसे कहीं भी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में होता है ना, खुली जगह होती है, और बीच में आप देखेंगे कि ऊपर को उठा हुआ ऊंची जगह होती है, प्लेटफॉर्म जैसा बनाया होता है, शीशे वगैरह से घिरा होता है, और उसके अंदर चीजें रखी होती है देखने के लिए, लोग उनको देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, या कोई भी चीज रखी हो सकती है, कोई मूर्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी जगह को एट्रियम बोलते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, मछली को रखने वाला शीशे का कंटेनर, इसीलिए इसमें जो सी ऑप्शन है एक्वेरियम, वही हमारा आंसर है, और हमको यही आंसर चुनना चाहिए। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड, जो सुनाई नहीं दे, ऐसी आवाज, यानी जो हम कोई कुछ बोल रहा है हम सुन ही नहीं पा रहे। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंडेलेबल। इंडेलेबल का मतलब है जिसे धोया या मिटाया न जा सके, यानी यहाँ कलर की बात हो रही है, कोई पक्का रंग है, किसी को लगा दिया, उसको मिटा नहीं पा रहे, धो नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो साउंड से रिलेटेड है, ध्वनि से संबंधित है। जो ऑप्शन बी है वो इनऑडिबल, इसको छोड़ के नीचे चलते हैं। ऑप्शन सी है इनएडिबल, यानी न खाने योग्य, जिसको खा नहीं सकते, वो इनएडिबल है। और ऑप्शन डी है ऑडिबल, यानी सुनाई देने योग्य, जिसको सुन सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो ऑप्शन बी है वो है इनऑडिबल। डी जो है ऑडिबल, उसका एंटोनिम यानी विपरीत अर्थ रखने वाला वर्ड है इनऑडिबल, ऑप्शन बी, और तो उसका अर्थ है कि जिसको सुना नहीं जा सकता, इसलिए हमारा क्वेश्चन भी वही है, जिसको सुना नहीं जा सकता, वो आवाज जो सुनाई ना दे, इसलिए इसमें बी ही हमारा आंसर होगा, और हमको उसी को सिलेक्ट करना है। नंबर 7 है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, यानी कि ऐसा कोई इंसान है जिसको तकलीफ से या खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इन चीजों से दूर है, मतलब जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको पेन हो रहा है कि प्लेजर हो रहा है। अब देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है सिनिक। सिनिक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझता हो, ऐसा कोई इंसान। नंबर बी है स्टोइक, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नंबर सी है लस्टी। देखिए लस्टी एक एडजेक्टिव है, ये लस्ट से बना है। लस्ट का मतलब होता है काम वासना की इच्छा, या किसी चीज को हासिल करने की बहुत तीव्र इच्छा, उसको लस्ट कहते हैं। लस्ट नाउन है, उसका एडजेक्टिव है लस्टी, यानी इस तरह की इच्छा रखने वाला लस्टी होगा, या इस तरह की कोई बात होगी, इसलिए इसकी मीनिंग है हृष्ट पुष्ट या कामुक, काम वासना से भरा हुआ। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है इनडिफरेंट, यानी इनडिफरेंट का अर्थ है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टू पेन एंड प्लेजर। अच्छा नंबर डी है प्रूडेंट, जिसका अर्थ है बुद्धिमान या दूरदर्शी, तो इसका भी हमारे मीनिंग से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर अंत में एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है बी, जो कि है स्टोइक, और स्टोइक का वही मीनिंग होता है समवन हु इज वेरी स्ट्रांग हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, इसीलिए नंबर बी ही हमारा, जो बी ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। हिंदी में नीचे मीनिंग लिखी है कि किसी कानून या कानूनी प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। जब हम जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि इस कानून को खत्म कर दिया गया, ऐसा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉय, जिसका अर्थ है नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय किसी भी चीज को किया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर सी है स्टॉप, यानी रोकना, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर डी है किल, जिसका अर्थ है जान से मार देना, हत्या करना, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा बी अबॉलिश, और हम सभी जानते हैं कि अबॉलिश का ही मीनिंग होता है किसी कानून को इत्यादि को खत्म कर देना। जैसे मैंने कहा था, अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि न्यूज़पेपर में अक्सर लिखा हुआ होता है कि दिस लॉ हैज बीन अबॉलिश्ड,
तो इसीलिए अबॉलिश ही हमारा आंसर है। नंबर 9 है शावरिंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। कोई ऐसा इंसान हो जो हर डिटेल को चेक करता हो, सही बिहेवियर क्या है इसको चेक करता हो, इस तरीके के इंसान के लिए हमको सही ऑप्शन चुनना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पंक्टिलियस, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है जीलस। अब देखिए ये जील से बना है, जील नाउन है, जील का अर्थ होता है उत्साह और जीलस उसी का एडजेक्टिव है, विशेषण है। जीलस का अर्थ होता है उत्साही या जोशीला, उसके सामने हिंदी मीनिंग लिखी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर सी है पंक्चुअल यानी समय का पाबंद, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नंबर डी है डिसिप्लिन यानी अनुशासित, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए जो नंबर ए ऑप्शन है वही हमारे पास बचा और इसीलिए वही हमारा आंसर है और हमारा आंसर है पंक्टिलियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। दूसरी दुनिया का कोई ऐसा प्राणी जिसके बारे में बहुत सी कहानियां हो, बातें हो। तो इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है एलियन, हम सबको मालूम है कि यही इसका आंसर है। फिर भी अगर हम सारे ऑप्शंस देख लें, ऑप्शन बी है स्ट्रेंजर जिसका अर्थ है अजनबी। ऑप्शन सी है नेटिव जिसका अर्थ है मूल निवासी। ऑप्शन डी है फॉरेनर जिसका अर्थ है विदेशी। तो अजनबी, मूल निवासी और विदेशी ये हमारे आंसर नहीं हो सकते और हम सभी को पता है कि जो दूसरे ग्रह का प्राणी हो उसको एलियन ही कहते हैं, इसीलिए यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको रियल टाइम एग्जाम में अगर आंसर तुरंत ही पता है, बिल्कुल एक्यूरेट क्या आंसर है, तो उसको क्लिक करके टिक करके हमको तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि हमको समय बचाना होता है। नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो है कि इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज ओरिजिनल। देखिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या लिखा है, जिसका लिखा या जैसा लिखा या बोला गया हो बिल्कुल वैसा ही, शब्दशः अक्षरशः, यानी एक एक वर्ड मैच करना चाहिए, एक एक वर्ड। तो एक एक वर्ड मैच करने के लिए हम अगर ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन है इमिटेशन, उसका अर्थ होता है नकल, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी है कॉपी, इसका भी मीनिंग लगभग नकल जैसा ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी है डुप्लीकेट, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप नंबर डी को देखेंगे जो लास्ट ऑप्शन है वर्बेटिम, तो यहां इसका मीनिंग लिखा है वर्ड फॉर वर्ड, यानी हर शब्द के बदले दूसरा शब्द, यानी बिल्कुल एक एक शब्द जहां मिलता हो, इसीलिए। और हमारा क्वेश्चन वही है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज ओरिजिनल, इसीलिए वर्बेटिम का मीनिंग है वर्ड फॉर वर्ड, इसलिए यही हमारा आंसर है। नंबर 12 जो क्वेश्चन है वो है द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेंस ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस। जब आदमी अपने मानसिक और भावनात्मक प्रोसेसेस को अच्छी तरह से समझता हो, समझना चाहता हो, देखना चाहता हो, यानी आत्मचिंतन इसका मीनिंग है, जो कि वहां हिंदी में लिखा है इसके नीचे उसके सामने। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है ए इंट्रोस्पेक्शन, इसको छोड़ के नीचे चलेंगे। देखिए ऑप्शन बी है वैल्यूएशन, इसका मतलब है मूल्य निर्धारण, तो ये तो हमारी मीनिंग हो नहीं सकती, हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर सी है असेसमेंट जिसका अर्थ है मूल्यांकन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नंबर डी है इंस्पेक्शन जिसका अर्थ है निरीक्षण, तो ये भी हमारा अर्थ नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन। और जनरली इंट्रोस्पेक्शन का हम जानते भी होते हैं कि इसका अर्थ ही होता है आत्मचिंतन, इसीलिए 12 का जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए। और अगर ये आ जाए एग्जाम में तो हमको इसी को टिक करना है। नंबर 13 जो क्वेश्चन है वो है अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस देयर मेमोरी, यानी जब याददाश्त खोना, इसकी मीनिंग है जब याददाश्त आंशिक रूप से या पूरी तरह से पूर्ण रूप से खो जाए, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं। अब देखिए जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एलोपेशिया, इसका अर्थ होता है गंजापन, तो ये तो हमारा मीनिंग नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है अनीमिया जिसका अर्थ है खून की कमी जो हो जाती है वो, तो ये भी हमारा मीनिंग नहीं है। एजफिक्सिया, ये भी हमारा, इसका मीनिंग होता है दम घुटना या सांस का नहीं आना, जैसे कई बार ना ऑक्सीजन नहीं मिलता होता, लोग छटपटाने लगते हैं, तो उसी को एस्फिक्सिया बोलते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन डी बचा हमारे पास एमनीजिया, और यही इसका आंसर है, क्योंकि जो पहले के 3 ऑप्शन है ए और बी और सी, ये हमारा जो क्वेश्चन है अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस देयर मेमोरी, उसे मैच नहीं करते, इसलिए चौथा ही जो आंसर है वही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है। देखिए आंसर्स देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, इसको यही सही उच्चारण है एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी को छोड़ के नीचे चलते हैं। ऑप्शन बी है जियोलॉजी, भू विज्ञान, इसका कीट विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। बायोलॉजी है जीव विज्ञान, इसमें पूरा ही जितने जीव है सारे आते हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। इकोलॉजी का अर्थ होता है पारिस्थितिकी
यानी जो पर्यावरण का जो अध्ययन हम करते हैं या किसी भी स्थान का जो अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं उसका पर्यावरण के रूप से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि है एंटोमोलॉजी, वही हमारा आंसर है। और अगर हम एग्जाम दे रहे हो तो हमको उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए एंटोमोलॉजी जो है यही हमारा आंसर है। नंबर 15 है क्वेश्चन, ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। आपने देखा होगा अक्सर पब्लिक प्लेसेस में दीवारों पर या तो लोग कुछ ड्रॉ कर देते, कोई ड्राइंग बना देते हैं या कुछ लिख देते हैं। तो ऐसी लिखावट को, ऐसी ड्राइंग को इंग्लिश में क्या कहना चाहिए? तो ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्केचेस, हम जानते हैं स्केच बनाना क्या होता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है पोस्टर, हमको मालूम है पोस्टर चिपकाया जाता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर सी है ग्राफिटी, इसको छोड़ के अगर हम नंबर डी को देखें तो नंबर डी ऑप्शन है होर्डिंग्स। हम जानते हैं होर्डिंग्स विज्ञापन के लिए लगते हैं बड़े बड़े, और ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। इसलिए जो ऑप्शन बचा हमारे पास वो है सी, ग्राफिटी, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ए, बी और डी हमारे आंसर से, क्वेश्चन से मैच नहीं करते। अगला क्वेश्चन है हमारा, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। कोई भी ऐसी चीज जो लंबे टाइम तक चलती है और खराब नहीं होती लंबे टाइम तक, यानी कोई भी चीज जो बहुत टिकाऊ है या स्थायी है, यहाँ आंसर लिखा हुआ उसके सामने। तो अब इसके लिए क्या वर्ड हमको चुनना चाहिए? देखिए ए, बी, सी और डी, तो आपको देख करके ही लग जाएगा पहले ही कि ए इसका आंसर है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो भी चीज होती है। बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी है हार्श, यानी जो कठोर है। तो सिर्फ कठोर होने से हमारा मीनिंग नहीं बनता। ऑप्शन सी है प्लायबल, जो लचीला है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी है, ऑप्शन डी है सिक्योर, यानी सुरक्षित, तो ये भी हमारा मीनिंग नहीं है। तो ड्यूरेबल जो ऑप्शन है ए, उसी का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, जो टिकाऊ है, स्थायी, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। अब हम आते हैं नंबर 17 पर, जो कि है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। देखिए मीनिंग लिखा है सामने, कुशाग्र बुद्धि होने की स्थिति। कोई आदमी कुशाग्र बुद्धि है, यानी वो किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है और फिर सही, एकदम बिल्कुल सटीक जजमेंट करता है कि उसको क्या निर्णय लेना चाहिए या किसी परिस्थिति में कैसा रिएक्शन करना चाहिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है नॉलेज, यानी ज्ञान, तो ज्ञान होने से नहीं होता, जो जजमेंट करने की क्षमता है वो इसमें नहीं है। एस्टिमेशन का अर्थ है आकलन, तो आकलन करना अलग चीज है और एक जजमेंट करना एकदम अलग चीज होती है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी को छोड़ के नीचे चलेंगे डी पर। डी है एक्सपीरियंस, इसका अर्थ है अनुभव, तो अनुभव हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, कुशाग्र बुद्धि होने की स्थिति। तो नंबर सी है एक्यूमन, और यही हमारा आंसर। आपने सुना भी होगा, हम जैसे बोलते हैं कि मुकेश अंबानी हैज अ ग्रेट बिजनेस अक्यूमन, यानी जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके अंदर बिजनेस को समझने की बहुत ज्यादा शार्पनेस एंड एक्यूरेसी है, उनकी जजमेंट कमाल की है, तभी वो इतना आगे बढ़ सके हैं। तो इसीलिए हमको, हमारा जो आंसर है वो है सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो यही वर्ड हमने पहले भी सीखा था कि अ कंटेनर दैट कीप्स फिश इन इट, है ना, कि जो शीशे का कंटेनर हो जो मछलियों को रखता है, वो सेम चीज है। तो अगर आपको वो आंसर याद है तो आप इसमें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और तुरंत आप आंसर में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं। तो ऑप्शन ए एवियरी, एवियरी का अर्थ होता है पक्षीशाला, जहां चिड़ी, बर्ड्स को रखा जाता हो, पंछियों को रखा जाता हो। ऑप्शन बी है रेजर्वॉयर, रेजर्वॉयर का अर्थ होता है बड़ा जलाशय, बहुत बड़ा तालाब है जहां पानी जमा करके रखा जाता है, पूरे शहर को पानी की आपूर्ति होती है, उसको रेजर्वॉयर बोलते हैं। नंबर सी है एक्वेरियम, हमको ऑलरेडी बाय एक्सपीरियंस मालूम है, आज ही हमने इसको सॉल्व किया है कि एक्वेरियम ही वो टैंक है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, तो इसीलिए यही हमारा आंसर है। लेकिन ऑप्शन डी को देख ले तो वो है म्यूजियम, जिसका अर्थ होता है संग्रहालय, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए सी ही हमारा आंसर है और उसी को हमको टिक करना है। नंबर 19 है, देखिए एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, यानी जो मूर्ति होती है भगवान की, कोई भी जो प्रतीक होता है, तो मूर्तियां, तो अब जैसे ऑप्शन देखेंगे अगर, तो ऑप्शन ए है आइकॉन। अब आइकॉन तो किसी भी चीज का प्रतीक होता है, वस्तु का प्रतीक। आप देखेंगे कहीं पर भी आइकॉन होता है, यूट्यूब में भी आइकॉन है। तो नंबर बी है ऑप्शन जो है वो है टेम्पल, यानी मंदिर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आइकॉन और टेम्पल हमारे आंसर नहीं हो सकते। नंबर सी जो ऑप्शन है वो है मॉडल, मॉडल होता है किसी चीज का, तो वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए नंबर डी जो वर्ड है आइडल, आइडल का अर्थ होता है भगवान की मूर्ति। तो और आपने देखा भी होगा आइडल वर्शिप, ये सब टर्म्स आपने सुने होंगे।
आइडल ऑफ लॉर्ड राम, आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो हमको बाय एक्सपीरियंस भी कई बार याद रहता है कि एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप को हमको आइडल कहना चाहिए। तो इसमें 19 में हमारा आंसर है आइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये फिर से आपके सामने आ रहा है ये सवाल, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो हमको बहुत अलर्ट रहना है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे आंसर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे क्योंकि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ड्राइंग्स और राइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस में कोई भी ड्राइंग है या राइटिंग है, अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, बट फिर भी एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है शब्द चित्र, हम सब जानते हैं पोर्ट्रेट बनवाते हैं लोग अपना, पहले राजा महाराजा अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉलाज। कॉलाज का अर्थ होता है टुकड़े जोड़कर चित्र बनाना, अलग अलग टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक चित्र बनाया जाता है। तो ये पोर्ट्रेट और कॉलाज तो हमारा आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो राइटिंग है या ड्राइंग है एक पब्लिक प्लेस में। नंबर सी है कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है व्यंग्य चित्र, जब व्यंग्य करते हैं, हास्य विनोद, व्यंग्य मजाक उड़ाते हैं किसी और एक तस्वीर बनाते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए नंबर डी है ग्राफिटी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, और अगर हमको बाय एक्सपीरियंस याद भी रहना चाहिए कि इसका आंसर ग्राफिटी था, तो नंबर डी ही हमारा आंसर है। हम आते हैं नंबर 21 पर। नंबर 21 है वन हु कैन रीड एंड राइट। कोई ऐसा इंसान जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, यानी शिक्षित है, सामने लिखा भी वो आंसर शिक्षित। अब अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है एलिजिबल। एलिजिबल का अर्थ होता है योग्य या उपयुक्त। आपने टर्म सुना होगा एलिजिबल बैचलर, तो उस तरीके से एलिजिबल का मीनिंग है, या हम बोलते हैं कि वो आदमी इस चीज के लिए एलिजिबल है, यानी उसके योग्य है या उपयुक्त है उसके लिए। ऑप्शन बी है इलिटरेट। इलिटरेट का अर्थ होता है अशिक्षित या अनपढ़, तो ये हमारा आंसर नहीं, तो एलिजिबल या इलिटरेट ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी है लिटरेट, और इसको छोड़ के अगर नीचे चलें, डी है इलेजिबल। इलेजिबल का अर्थ है अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। कोई ऐसी चीज ऐसे लिखी हुई है, जैसे डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आम आदमी तो नहीं पढ़ पाता, दवाई की दुकान वाले समझ जाते हैं कि क्या लिखा डॉक्टर साहब ने, तो कोई ऐसी चीज जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके, ऐसे लिखी गई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वन हु कैन रीड एंड राइट। तो नंबर सी जो ऑप्शन है वो है लिटरेट, और इसका अर्थ होता है शिक्षित। तो शिक्षित व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, इसीलिए हमारा सी ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ मालूम हो, सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी, जिसको सब कुछ पता हो। तो अब देखिए इसके ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शन ए है नाइव। नाइव होता है मासूम या भोला, बेवकूफ भी आप इसको बोल सकते हैं, बट मासूम या भोला पॉजिटिव मीनिंग ही रहने देते हैं, तो ये इसका मीनिंग है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो भोला है, मासूम है उसको, या बेवकूफ है उसको सब कुछ मालूम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है ऑमनिसिएंट। इसको छोड़ के नीचे देखते हैं दूसरे वर्ड्स क्या है। ऑप्शन सी है इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ है जिसको कोई जीत ना सके, अपराजेय, जिसको हराया ना जा सके, उसको कहते हैं इनविंसिबल। और ऑप्शन डी है एक्सपीरियंस, अनुभवी। ये सारे वर्ड्स जो हैं ऑप्शन ए, सी और डी, ये हमारे क्वेश्चन से नहीं मिलते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता हो। तो ऑप्शन बी जो है ऑमनिसिएंट, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑमनिसिएंट का मतलब ही होता है वो ऐसा कोई जिसको सब कुछ पता हो, इसीलिए हम इसमें बी को टिक करेंगे, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है अ सीट फॉर पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और अ मोटर बाइक। देखिए मोटरसाइकिल में दो जो सीट होती है उसमें दो लोग कम से कम आराम से बैठ सकते हैं, एक चलाता है, ड्राइवर आगे होता है, और पीछे की सीट पर बैठता है। तो पीछे की सीट को क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन ए है ब्राइडल, इसका अर्थ होता है लगाम। ऑप्शन बी है कुशन। कुशन जो होता है जो हम रखते हैं घर में सोफे वगैरह पर, तो लगाम और कुशन तो इसका अर्थ नहीं हो सकता। नंबर सी है पिलियन, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के नीचे चलते हैं। ऑप्शन डी है गर्डल, जिसका मतलब है कमरबंद। तो ये ए, बी और डी, लगाम, कुशन और कमरबंद, ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी है पिलियन, जिसका अर्थ होता है मोटरसाइकिल या स्कूटर की पीछे की सीट, और जो आदमी बैठा होता है उसको पिलियन राइडर भी बोलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी, और हमको इसी को टिक करना चाहिए। अब हम आते हैं नंबर 24 पर। 24 बता रहे हैं हमको अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज। किसी और के धन या संपत्ति का गबन या दुरुपयोग करना। किसी और की कोई चीज है, संपत्ति, उसका धन है, और उसको कोई अपने लिए यूज कर ले, तो इसी को इसके लिए हमको वर्ड ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन है ए मिसकंस्ट्रू। इसका अर्थ है गलत समझना, या मिसकंस्ट्रू, या गलत तरीके से समझे किसी बात को। ऑप्शन बी है मिस इंटरप्रेट, गलत अर्थ निकालना, बात कुछ कही जा रही है, हम मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। ऑप्शन सी है मिस एप्रीहेंड, यानी गलत फहमी होना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ए, बी और सी, ये हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं करते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है
किसी और की संपत्ति या धन को गलत तरीके से अपने लिए यूज कर लेना, तो फिर नंबर डी जो ऑप्शन है मिस अप्रोप्रिएट, यही इसी का मीनिंग होता है कि अगर हम गलत तरीके से किसी और की संपत्ति या धन को अपने लिए इस्तेमाल कर लें। इसलिए हमारा आंसर है डी। और नंबर 5 जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। एक कोई समस्या इतनी बड़ी है कि उसका कोई आंसर नहीं, ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शंस क्या, ऑप्शन ए है टेरेबल यानी भयंकर या भयानक, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी को छोड़ के नीचे चलते हैं सी पर, सी है इम्पॉसिबल जो असंभव है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है सॉल्वेबल जिसका हल निकाला जा सके या किया जा सके, तो लेकिन हमारा तो है कि ऐसी समस्या जिसका हल नहीं निकाला जा सके, तो वो है नंबर जो ऑप्शन बी है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का ही मीनिंग होता है जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सके, यानी अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। इसीलिए नंबर 25 का आंसर है बी। अब आपने देखा ही होगा कि कितनी सटीकता से आपको आंसर चुनना होता है, तो इसीलिए जो ऐसा वर्ड हमको सिलेक्ट करना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो मीनिंग से एकदम 99.9% या 100% मिलता जुलता हो। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस को सीख करके काफ़ी आपको आसानी होगी एग्जाम्स को देने में। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियोस और भी आपको दूं बना करके, तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, आपको पता ही है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, इस तरह के वीडियोस आपको और भी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में आपको फिर से बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।